मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उनको काम करना था वो पिछले 8-9 महीने में जो उनको करना था वो तो नहीं किया। उसमें शिक्षा को छोड़ करके बाकी सारे काम है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो, चाहे बिहार के छात्रों को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी हो कि बिहार के लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है, तो जो काम उनको करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। तेजस्वी जी को और लालू जी को अपनी राजनीति इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से जलील होते हुए नहीं देखना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को सबसे पहले अगर किन्हीं से नुकसान हो रहा है तो वो लालू जी भी हैं। जब तेजस्वी जी फ्री हैंड नहीं काम कर पा रहा है तो उनकी मंत्रियों की क्या बात हम करें। एक तरह से दरार क्या, ये बिल्कुल बिखराव की तरफ बढ़ चुका है। जो कल तक उनका नियंत्रण नीतीश कुमार जी का अधिकारियों पर था, अब वो अधिकारी उनके ऊपर भी धीरे धीरे ताकतवर होते जाए और अब नीतीश कुमार जी पलट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप रोटी को पलटेंगे तो जलना तय है। पिछले 2 दिनों से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार पर अमूमन ये इल्ज़ाम लगता आया है कि उनके अधिकारी किसी भी नेता की नहीं सुनते, मंत्रियों का नीतीश सरकार में नहीं चलता है तो कुछ खास मंत्रियों का। बहरहाल आरएलजेडी के जो प्रवक्ता हैं राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, कई बलि जो है वो देखी जा चुकी है इस गठबंधन में, नई बलि की तैयारी हो रही है क्या? ये तो तेजस्वी जी को तय करना है कि प्रतिष्ठा बचा करके राजनीति करनी है उनके मंत्रियों को, या जलील होकर के राजनीति करनी है। जो इंसिडेंसेस हैं वो तय बात है कि सम्मानजनक नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी स्थिति में जो राजनीतिक दल होते हैं उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी अपनी एक कार्यशैली होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है, तो उससे आए दिन कई मंत्रियों के बारे में आप सुने होंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मंत्रालय में नीतीश कुमार जी का ही मंत्री था, खनन सचिव जो है वो नहीं गई थी उनके स्वागत में। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जब टकराव होता है, लेकिन कभी पर्दे पर उस तरह से नहीं आती हैं चीज़ें। लेकिन पहली बार शायद चंद्रशेखर जी की कुछ जमीर जागी होगी तो उस पर, लेकिन चंद्रशेखर जी को भी डिफेंड मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उनको काम करना था वो पिछले 8-9 महीने में जो उनको करना था वो तो नहीं किया। सिर्फ उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं उसमें शिक्षा को छोड़ करके बाकी सारे काम है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो, चाहे बिहार के छात्रों को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी हो कि बिहार के लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है, तो जो काम उनको करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, या तेजस्वी जी को और लालू जी को अपनी राजनीति इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से जलील होते हुए नहीं देखना चाहिए था। क्या लगता है, इससे पहले देखा गया कि मदन सहनी ने 1 साल पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर इस्तीफे की जो पेशकश थी वो कर दी, राम सूरत राय भड़क गए थे। तो क्या लगता है वाकई में नीतीश कुमार के सामने मंत्रियों की नहीं चलती है, अपने सहयोगियों को नहीं सुनते हैं सीएम? 2-3 मिनिस्टर्स हैं नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो रहते हैं, उन्हीं की चलती है। तेजस्वी जी की भी आप चलने के बाद अब बाकी मंत्रियों की तो छोड़ दीजिए। अभी खबर आप लोग को भी पता है कि स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग हैं जिस पे अभी नीतीश कुमार जी ने रोक लगा रखा है। तेजस्वी जी अभी विदेश में है और उसके पीछे ये रोक लगा दिया गया। तो जब तेजस्वी जी फ्री हैंड नहीं काम कर पा रहा है तो उनकी मंत्रियों की क्या बात हम करें। तय बात है कि नीतीश कुमार जी सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और वो पूरे सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे बिहार के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की स्थिति ये है कि वो अब नीतीश जी की भी नहीं सुनते हैं। कई ऐसे मामले आप देखेंगे कि जो हर सोमवार को वो जनता दरबार लगाते हैं, उसे बहुत सारे फरियादी आते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार एक ही मामले को लेकर के आते हैं, और कई बार वहीं पे अधिकारी बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार जी उनको 2 बार 3 बार बुलाते हैं तो वो नीतीश कुमार जी भी झल्ला जाते हैं। मतलब जो कल तक उनका नियंत्रण नीतीश कुमार जी का अधिकारियों पर था, अब वो अधिकारी उनके ऊपर भी धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहा है। कहाँ तक फलसफा तय होगा? आपने बड़ी बात कह दी कि आईएएस अधिकारी अब नीतीश कुमार की भी नहीं सुनते। क्या नीतीश कुमार पूर्ण रूप से बिहार के सियासत में असहज हो गए हैं? क्या उनकी अब नहीं चल रही? देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ सबके सामने है। आप रिपोर्टर हैं, अगर आप उनके जनता दरबार में गए हों, या बहुत ऐसे मौके आए हैं जब
उनको खोजना पड़ता है कि प्रधान सचिव कहाँ है या स्वास्थ्य सचिव कहाँ, इस तरह की चीज़ें। निश्चित तौर पर मैं एक बहुत मज़ेदार बात मैं कहूँ कि जिस तरह से लालू जी ने कल कहा, नीतीश कुमार जी की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन नीतीश कुमार जी को सबसे पहले अगर किन्हीं से नुकसान हो रहा है तो वो लालू जी भी हैं। वो बार बार उनके नाम को काटने की कोशिश में हैं और वो आप देख भी रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के सपने के पीछे वो ऐसे उलझे हैं कि वो अब तक के पिछले जो उनके 17-18 साल के जो परफॉर्मेंस है, अगर उस परफॉर्मेंस में भी अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार जी का आकलन करेंगे तो वो अब तक के सबसे कमज़ोर टेन्योर में है। सबसे कमज़ोर टेन्योर इसलिए भी कि आज की तारीख में ना अधिकारी किसी मंत्री को सुन रहा है, मंत्री भी कुछ और भाषा में बात करते हैं, नीतीश कुमार जी नहीं बात कर पा रहे हैं, जो काम जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए ज़मीन पर वो नहीं दिखता है, पुल गिर जाता है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती है, और इनफैक्ट जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश कुमार जी मजबूरी या दबाव वो तो खुद बता सकते हैं, वो उसका प्रमोशन कर देते हैं, एक नए विभाग की उनको जिम्मेवारी दे दी जाती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब शायद रिटायरमेंट का मन बना लेना चाहिए उनको, क्योंकि इतने जिस तरह से उलझाऊ तरीके से वो काम कर रहे हैं और गठबंधन पार्टनर्स को भी जिस तरह से वो कि हमारी बर्दाश्त बची रहे और वो जिस तरह से अधिकारी और को टकराव के लिए वो भिड़ा देते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ मिस हो गया है बिहार के अंदर और इसका सारा असर बिहार के डेवलपमेंट पे, शांति पे, सब कुछ पे पड़ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन एक और वजह है नीतीश कुमार जी की, कि जो नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के स्तर पर, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से विधायक और सांसदों में जो बेचैनी है, तो वो सब तो क्या होता है, कभी कभी जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं ना तो आप अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने कुछ उसी तरह की चाल चल दी है और अंततः ये कदम उनके लिए भस्मासुर साबित होगा। कम शब्दों में जानना चाहेंगे, जनता दल यूनाइटेड के कमजोर होते ही क्या महागठबंधन में भी पहली दरार दिखने लगी है? देखिए, दरार तो बहुत स्पष्ट है। कल जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने मोर्चा खोला, सुनील जी को आप देख लीजिए, जो राबड़ी देवी जी के परिवार के बेहद करीब माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाया, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद भले राबड़ी देवी जी नहीं बोली हों, इनफैक्ट लालू जी ने भी जो कहा कि नहीं नीतीश कुमार जी ने मंत्री को नहीं बुलाया था, मैंने भेजा था बात करके, इसका मतलब है कि लालू जी भी बेहद गुस्से में हैं और उसी गुस्से में उन्होंने कहा कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री वही होना चाहिए जो अपनी पत्नी को साथ में रखता हो। तो एक संकेत तो है कि नीतीश कुमार जी हों या कोई और लीडर इस तरह से हों जो परिवार के साथ नहीं रहता हो तो उसको नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो था कल जो मंत्री वाला, वो इस रूप में उन्होंने सांकेतिक तौर पर उन्होंने इशारा किया नीतीश कुमार जी को कि अगर आपको आगे राजनीति करनी है तो हमारे हिसाब से भी आप चलने का प्रयास करें। तो एक तरह से दरार क्या, ये बिल्कुल बिखराव की तरफ बढ़ चुका है और अब नीतीश कुमार जी पलट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप रोटी को पलटेंगे तो जलना तय है। देखिए, बार बार रोटी को पलटेंगे जलना तय है। लालू प्रसाद यादव जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। हालांकि कल भले ही निशाना राजद सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा, लेकिन राहुल कुमार का साफ तौर पर कहना है कि यह संकेत था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। दरार महागठबंधन में पड़ गई है और इसका बिखराव जो है बेहद जल्द देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।